हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। हिंदी में हम इसको बोलते हैं व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। हम लोग स्टार्टिंग से, जब से मैं क्लासेस ले जा रही हूँ, तब से हम लोग एक ही बात किए जा रहे हैं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के साथ में जब भी काम करना है या इनकी लर्निंग को इजी करना है तो उसके लिए हमें आईईपी को तैयार करना है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग जो बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में, वेदर पेरेंट्स हैं, स्पेशल एजुकेटर है या टीचर्स ट्रेनिंग्स हैं, सबको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आईईपी क्या होता है। यदि हम लोग बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर की, तो हर स्पेशल एजुकेटर को विशेष बच्चों के लिए आईईपी को तैयार करना मस्ट रहता है। और टीचर्स ट्रेनिंग्स हैं तो उनके प्रैक्टिकल एग्जाम है, वेदर थ्योरेटिकल एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इनमें सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईईपी क्या होता है, क्या कंपोनेंट्स हैं इसके या क्या नीड्स हैं इसकी। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि आईईपी का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने प्रकार का होता है या कितने हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं इसके, एंड हम लोग किस लिए आईईपी को तैयार करते हैं, क्यों जरूरी रहता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आईईपी क्या है। आईईपी की फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रोग्राम। यदि हम लोग बात करते हैं इंडिया में, तो 1975 में सबसे पहले आईईपी को यूज में लाया था फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति या बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए सबसे पहले भारत में 1975 में इसको यूज में लाया गया था। अब ये आईईपी क्या है? आईईपी को यदि हम बात करें तो आईईपी इज अ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट ये क्या है? एक लिखित आलेख है विच इज especially prepared by a group of teachers, या ऑब्लिक में हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ टीचर्स, हम लोग कहते हैं कि सभी विषयों के विशेषज्ञ, तो ग्रुप ऑफ टीचर्स भी लिख सकते हैं, एज वेल एज हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एंड पेरेंट्स, अब इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि यह क्या एक लिखित आलेख है जिसको क्यों बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, विच इज स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ, सभी जो एरिया के जितने भी प्रोफेशनल्स रहते हैं, वेदर वो स्पेशल एजुकेटर है या फिर स्पीच थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सब लोग मिलकर के इस जो ये कार्यक्रम है इसको तैयार करते हैं। किसके साथ मिलकर के? पेरेंट्स के साथ में मिलकर के। ये किसी भी हम लोग कहें कि व्यक्तिगत तौर से हम लोग कहते हैं कि किसी भी एक पर्सन के द्वारा नहीं तैयार किया जाता है। हमें चाहिए कि जब भी हम बच्चों के लिए, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं, बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, उनको लिए जब भी हम लोग आईईपी को तैयार करते हैं तो पेरेंट्स को भी हमने इन्वॉल्व करना है और जितने भी हमारे सभी विषयों के विशेषज्ञ हैं उनकी राय भी लेना बहुत ही जरूरी होते हैं, सो दैट एक अच्छा हम लोग कहें कि व्यक्तिगत तौर से हम लोग कार्यक्रम को, जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उसको तैयार कर सके। अब हिंदी में हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम एक लिखित आलेख है, जिसको सभी विषयों के विशेषज्ञ और माता पिता, बच्चे के जो माता पिता है, माता पिता के माध्यम से तैयार किया जाता है।
व्यक्तिगत तौर से। अब हम लोग इससे बार बार ये टर्म क्लियर हो रहा है कि व्यक्तिगत मतलब जो भी बच्चे हमें लग रहा है कि एक साथ में एजुकेशन को नहीं ले सकते हैं, ग्रुप में एजुकेशन को नहीं ले सकते हैं, उन बच्चों को व्यक्तिगत तौर से गोल्स को सेलेक्ट किया जाता है एज पर नीड, एज पर देयर लेवल और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक्टिविटीज को सेलेक्ट किया जाता है और यह रिटन फॉर्म में सारी चीजें लिखित रूप में रखी जाती है सो दैट कि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके और बच्चे के जितने भी ज्यादा बच्चे में मैक्सिमम हम लोग कहते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके उसको हमने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं इसके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईईपी क्यों हमें तैयार करना है। अब हमने ये तो जान लिया कि जिन बच्चों को सीखने में समस्या आ रही है, जो बौद्धिक रूप से या बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए हम लोग तैयार करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं ना कहीं जो भी बौद्धिक अक्षमता या ऑटिज्म से ग्रसित, लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होते हैं, इनको सीखने संबंधी समस्या आती है। हम लोग जब इनको इंडिविजुअली अगर नहीं लेते हैं, इनको ग्रुप में सिखाते हैं, तो ये जितना रफ्तार से दूसरे जो हमारे नॉर्मल बच्चे सीखते हैं उतनी रफ्तार से ये नहीं सीख पाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी लर्निंग क्या रहती है, हम लोग कह सकते हैं कि इनकी लर्निंग बहुत ही ज्यादा पुअर होती है। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चे के लिए व्यक्तिगत तौर से, इंडिविजुअल तौर से इनके लिए गोल्स को सेलेक्ट करते हैं और बच्चे को जब प्रशिक्षण देते हैं तो वो जल्दी चीजों को सीख जाते हैं। फर्स्ट हमारा क्या रहता है कि बच्चे में इजीली चीजों को हम लोग सिखा सकते हैं। एंड सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि बच्चे को कोई भी नए टास्क से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जब स्टार्टिंग में हम बच्चे को कोई टास्क को ग्रुप में सिखा रहे हैं तो वो इजीली उसको नहीं सीखता है, लेकिन जब हम उसको एकांत में ले जा करके उसको जब हम एजुकेशन देते हैं तो वो उसको जल्दी सीख जाता है। और हम लोग कहीं ना कहीं बच्चे में हम लोग कह सकते हैं कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स भी हैं, कई बच्चे जब भी स्कूल में जाते हैं तो स्पेशल एजुकेटर है तो वो तो ट्रेंड होता है, उनको पता होता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट आईईपी या हाउ टू प्रिपेयर आईईपी फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लेकिन जब नॉर्मल टीचर्स की बात आती है, अभी हम लोग इंक्लूजन की बात कर रहे हैं कि सबका समावेशन किया जाए, तो वहां पर जब बौद्धिक अक्षम बच्चा क्लास में जाता है तो उसको कहीं ना कहीं वो लर्निंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे पिछड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो पेरेंट्स बच्चे को स्कूल से हटा देते हैं। तो जब हम आईईपी को बनाते हैं तो हम बच्चे में क्या कर सकते हैं, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम लोग स्कूल तक पहुंचा सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है, जो कि छोड़ चुके होते हैं, जो स्कूल को, जिनको प्रॉपर लर्निंग नहीं मिल पा रही हो और उसकी वजह से वो स्कूल को छोड़ चुके होते हैं। तो जब हम आईईपी बच्चे के लिए उनकी नीड्स को, आईईपी को तैयार करते हैं और जब बच्चे की नीड्स फुलफिल होती है तो वो जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो घर में बैठे हैं वो दोबारा से स्कूल तक पहुंच सकते हैं। और इसी के बाद में हम बोलते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट। ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हमारे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पॉसिबल होता है, जब हम आईईपी को बनाते हैं, जब हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे को एक टास्क को हमने इंडिविजुअली सिखा दिया, उसी तरह से हम बच्चे के लिए जो टीचिंग स्ट्रैटेजी एज पर नीड या एज पर लेवल ऑफ चाइल्ड हम बच्चे के लिए सेलेक्ट करते हैं, टीएलएम को सेलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सब चीजों को हम लोग बच्चे के लिए प्लान करते हुए स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो हम बच्चे को हर एरिया से गोल्स को सिखाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आईईपी के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे में कहीं ना कहीं क्या होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे को जो नए कौशलों को सिखाना, या फिर हम लोग कहते हैं कि एज पर नीड ऑफ चाइल्ड, एज पर नीड ऑफ चाइल्ड हम एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, टू प्रोवाइड एजुकेशन। मतलब हम बच्चे को बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड क्या है, उसके लेवल क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बच्चे को एजुकेशन को दे सकते हैं। एंड इसके अलावा हम बोलते हैं फ्यूचर प्लानिंग।
आईईपी का क्या है, कहीं ना कहीं हम रिटर्न फॉर्म में एक हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट है, तो हम रिटर्न फॉर्म में हमने एक गोल को सिखाया तो हम लोग उसके आगे नेक्स्ट उसको क्या सिखाना है, फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करते हैं और किस प्रकार से सिखाना है, किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, कौन सा हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षण विधियां होगी, कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री है जिसको सेलेक्ट करना है हमें, वो सब चीजों को हम लोग बच्चे का क्या करते हैं ध्यान में रखते हुए उसके लिए प्लान करते हैं और फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समस्याएं कार्य को सीखने में आ रही है तो उसको सिखा सकते हैं बेटर तरीके से। तो दीज आर द मेनली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईईपी। अगर इसका मेन मकसद हम देखते हैं ना तो आईईपी का मेन मकसद यही होता है कि जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं या जो डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं उनको भी मेन स्ट्रीमिंग करना, उनको भी मुख्य धारा में लेकर के आना और उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, उनको किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि विदाउट बायसनेस, या हम कह सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव के उनको एजुकेशन को देना, सो दैट वो भी इतने कैपेबल हो कि जिस प्रकार से एक नॉर्मल बच्चा एजुकेशन को प्रॉपर वे में ले रहा है वो भी ले सके और इंडिपेंडेंटली लाइफ को लीड कर सके। तो आईईपी का मेन मकसद हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको लाइफ में आत्मनिर्भर बनाना रहता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईईपी, मतलब कि आईईपी के क्या कंपोनेंट्स है, घटक क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईईपी के घटक क्या है या कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आईईपी के मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो पार्ट ए एंड सेकेंड वन इज पार्ट बी। सो जब भी कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर भी पूछता है कि कितने घटक रहते हैं, इसके 2 रहते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हम जानेंगे कि पार्ट ए में कंपोनेंट्स के पार्ट ए में क्या रहता है। सबसे पहले हमारा आता है डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा हम बोलते हैं कि बच्चे से संबंधित जानकारी जानना, बच्चे से संबंधित जानकारी लेना। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से सुने और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस। स्पेशल एजुकेशन में यदि हम बात करते हैं तो आईईपी एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, और जिसको आईईपी क्लियर नहीं है वो हम लोग कह सकते हैं कि एक ट्रेंड प्रोफेशनल कभी नहीं बन सकते हैं। तो डेमोग्राफिक डाटा, बच्चे से संबंधित जानकारी लेना, कि सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है, बच्चे से संबंधित जानकारी को लेते हैं कि कौन सा बच्चा है, नेम क्या है उसका, एज कितनी है, एजुकेशन क्या है, या हम लोग कहते हैं जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की है, मेल फीमेल हम बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फैमिली हिस्ट्री हम लेते हैं कि फैमिली की हिस्ट्री, परिवार में कौन कौन से लोग हैं, माता पिता हैं, या क्या पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या रहता है, क्या उनका ऑक्यूपेशन हम बोलते हैं व्यवसाय क्या है, कितना वो अर्निंग का उनका सोर्स है, मतलब कितना वो मंथली इनकम को वो अर्न करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग जो बच्चे से संबंधित है वो सब चीजों को हम बच्चे से संबंधित लेते हैं। या बच्चे का हम कह सकते हैं इसमें कि डिसेबिलिटी कौन सी है, बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है या कोई और समस्या तो नहीं है, ये सारी चीजें हमारे बच्चे के संबंधित हम जानकारी को लेते हैं, डेमोग्राफिक डाटा में हमारे आती है। ये पार्ट ए के हमारे है, पार्ट ए के अंडर आ रही है। अभी सेकेंड हमारा आता है एसोसिएटेड कंडीशन। एसोसिएटेड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, संलग्न स्थिति। संलग्न अब नाम से हमारे क्या हो रहा है, एसोसिएटेड मतलब कि
एक तो बच्चे को प्रॉब्लम है ही है, उसके साथ में बच्चे को कहीं कोई दूसरी समस्या तो नहीं है, वो भी हम पता लगाते हैं। अब हम बच्चे के लिए कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर से शैक्षणिक प्रोग्राम को तैयार करेंगे। इन चीजों को जानना बहुत ही मस्ट होता है। जब तक हम बच्चे की संबंधित पूरी जानकारी को नहीं लेते हैं, तब तक हम बच्चे के लिए सही रूप में उसके लिए शैक्षणिक प्रोग्राम को तैयार नहीं कर सकते हैं। एसोसिएटेड कंडीशन में जैसे बच्चा यदि आईडी से या हम बोलते हैं आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, बौद्धिक विकासात्मक क्षमता, तो हो सकता है कि कहीं उस बच्चे को एपिलेप्सी तो नहीं है। एपिलेप्सी हम बोलते हैं मिर्गी का दौरा पड़ना, एपिलेप्सी मिर्गी हम बोलते हैं। जो आईडी मानसिक मंदता या हम बोलते बौद्धिक अक्षमता है ही है, उसके साथ में एसोसिएटेड, साथ में और कोई उसको समस्या तो नहीं है, और कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। इसके साथ में हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, बच्चा डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, या फिर बच्चा ऑटिज्म, बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ। इसमें बच्चे को जैसे मिर्गी के फिट्स पड़ते, कई बच्चे को फिट्स तो नहीं पड़ते हैं। डाउन सिंड्रोम हम लोग कहते हैं कि क्रोमोसोमल कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी रहती है, तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। ऑटिज्म, बच्चे अपनी ही दुनिया में लीन तो नहीं रहते हैं। या सेरेब्रल पॉल्सी हम बोलते हैं सीपी, सेरेब्रल पॉल्सी, हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। मे भी कहीं हिंदी में यदि कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा लिखने में तो प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हम बोल सकते हैं। ये चार हमारे कहीं ना कहीं एसोसिएटेड कंडीशन में आती है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे को आईडीडी के साथ में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के साथ में कहीं ये सब कंडीशंस तो नहीं है, यदि है तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग जब आईडीडी बच्चों की बात करते हैं कि इनको सोचने समझने संबंधी, या हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, तो हमें पता है कि इनका इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड है। और इसी के साथ में यदि बच्चे को एपिलेप्सी या सेरेब्रल पॉल्सी है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट प्लान या हम लोग जब आईईपी को तैयार करेंगे, तो हम लोग बच्चे की वो एसोसिएटेड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए भी बच्चे के लिए कार्यक्रम को तैयार करेंगे। अब पार्ट ए में ही हमारा थर्ड जो पॉइंट आता है वो है असेसमेंट ऑफ करंट लेवल। अब हमने बच्चे के लिए क्या किया, थर्ड पॉइंट है हमारा कि वर्तमान स्थिति का आकलन करना। हमने डेमोग्राफिक बच्चे की हिस्ट्री ले लिया, बच्चे से संबंधित इंफॉर्मेशन को ले लिया। देन उसके बाद में हमने बच्चे के लिए क्या किया था, सेकेंड हमारा एसोसिएटेड कंडीशन को जान लिया कि बच्चे को कोई उसके साथ में आईडीडी के साथ में कोई दूसरी समस्या तो नहीं है। थर्ड हमारा है कि असेसमेंट करते हैं हम बच्चे का। असेसमेंट मैंने टॉपिक पहले भी पढ़ाया हुआ है। असेसमेंट इज डेटा गैदरिंग प्रोसेस, जिसमें हम बच्चे के क्या करते हैं, बच्चे से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करते हैं कि बच्चा क्या जानता है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी एक्टिविटीज को कर पाता है, कौन सी एक्टिविटीज को वो नहीं कर पाता है, तो उसकी वीकनेस या स्ट्रेंथ को हम लोग कहीं ना कहीं आईडीडी बच्चों के वर्तमान स्तर को जानने के लिए या आंकलन करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम लोग यूज में लाते हैं, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है। हम स्टैंडर्डाइज्ड बोलते हैं कि मानकीकृत है, सबके लिए हम लोग इक्वली तौर से उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें हमारा एमडीपीएस टूल है। एमडीपीएस टूल हम बोलते हैं मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, एंड उसके बाद में एफएसीपी टूल, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट, एंड हमारा बेसिक एमआर टूल है। मैं अभी इनको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं आगे की क्लासेस में इनको फुली डिटेल में एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। फोटास हैं, ये सब हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टूल है, जो कि स्पेशली जो हमारे आईडीडी बच्चे हैं उनके लिए, उनके आंकलन हेतु ही यूज में लाए जाते हैं। एमडीपीएस टूल की यदि हम बात करते हैं तो इसके टोटल 18 एरियाज हैं और 360 आइटम्स, हर एरिया में 20 आइटम्स को दिया गया है। और
ये एफएससीपी टूल है, ये बच्चे की एज प्लस हम कहते हैं कि लेवल की अप्रोप्रिएट बच्चे के लिए एफएससीपी टूल को बनाया गया है, जिसको हम लोग बच्चे की एज और लेवल को ध्यान में रखते हुए ही इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिक एमआर टूल है। बेसिक एमआर टूल में क्वेश्चन आता भी है बहुत बारी कि बेसिक एमआर टूल कितने इसके कंपोनेंट्स है या कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो इसके 2 पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है वो कौशल व्यवहारों के लिए, स्किल बिहेवियर को असेस करने के लिए हम यूज में लाते हैं, और पार्ट बी समस्यात्मक व्यवहारों को जानने के लिए हम यूज में लाते हैं। एंड पोटाज है जो कि हम आईडीडी बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका असेसमेंट करने के लिए। अब इसके बाद में जब हमने बच्चे का असेसमेंट कर लिया इन टूल्स को, अब क्यों जरूरी रहता है असेसमेंट, क्योंकि जब तक हम बच्चे का असेसमेंट नहीं करते हैं प्रॉपर वे में, हमें पता नहीं चलता है कि बच्चे की क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या कर सकता है और क्या एक्टिविटीज वो नहीं कर सकता है, तब तक हम बच्चे के लिए सही रूप में आईईपी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है गोल। फोर्थ इज गोल। गोल हम बोलते हैं कि लक्ष्य, या हम बोलते हैं टारगेट बिहेवियर। टारगेट बिहेवियर इज कि जो भी हमने क्या किया, लक्ष्य को निर्धारित किया है बच्चे को सिखाने के लिए। अब हम बच्चे के लिए 2 टाइप्स के हम बोलते हैं, जो गोल्स होते हैं 2 टाइप से हम लेते हैं। एक तो हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड सेकेंड हमारा होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। मैं साथ के साथ बताई भी जा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में या फिर कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो गोल्स भी पूछा जाता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल हम बोलते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य, और शॉर्ट टर्म हिंदी में हम बोलते हैं लघुकालीन। दीर्घ नाम से क्लियर हो रहा है कि जो हम लोग क्या करें बच्चे के लिए एनुअली ले रहे हैं। एनुअली मतलब साल के लिए हमने सिलेक्ट किया है। मैंने बच्चे के लिए जब भी टारगेट बिहेवियर को लिया तो मैं हो सकता है कि मैंने 8 गोल लिए या 10 गोल लिए या 12 गोल्स, वटेवर जो भी मुझे लग रहा है कि मैं बच्चे को 1 साल के भीतर सिखा सकती हूँ, तो वो मैंने क्या किया लॉन्ग टर्म कि लंबे समय के लिए मैंने जो गोल्स को सेलेक्ट कर लिया 8 या 10 गोल्स को, वो तो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स में आए। और शॉर्ट टर्म हम बोलते हैं कि जो मैं मैक्सिमम हम लोग 3 मंथ्स के लिए लेते हैं। मतलब मैंने बच्चे के लिए 2 या 3 जो भी मुझे लग रहा है कि मैं बच्चे को 3 मंथ्स में गोल्स को सिखा सकती हूँ। लघुकालीन कि कम समय के लिए जिन गोल्स को हम लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स को लेते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म गोल्स हम ले रहे हैं वो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स में से ही सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता के आधार पर। मैंने बच्चे के लिए यदि लॉन्ग टर्म गोल में 10 या 12 गोल्स लिए थे तो उसी में से मैं प्रायोरिटी जो मुझे लग रहा है कि बच्चे के लिए सिखाना पहले जरूरी है, उन गोल्स को मैं लघुकालीन मतलब कम समय के लिए सेलेक्ट करूंगी। सपोज मैंने बच्चे के लिए एडीएल एक्टिविटीज से बच्चे को खाना ले लिया, खाने की एक्टिविटी मुझे खाना खाना सिखाना है, ड्रेसिंग एरिया से ले लिया, मैंने एकेडमिक एरिया से ले लिया, और बच्चे को बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम भी है कि बच्चा स्पिच करता है दूसरे के ऊपर, या बच्चा सेल्फ इंजरियस बिहेवियर को करता है। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे बच्चे को कौन से गोल्स ऐसे हैं जिनको पहले सिखाना जरूरी रहता है। जैसे बच्चा यदि स्पिच कर रहा है तो मैं उसको पहले टारगेट बिहेवियर में लूंगी। बच्चा सेल्फ इंजरियस बिहेवियर करता है, खुद को मारता है, तो सेकेंड में उसको लूंगी, क्योंकि स्पिच करने का मतलब हम कहते हैं कि बच्चा थूक रहा है, तो वो इसलिए जरूरी रह रहा है क्योंकि यदि बच्चा थूकने वाले बिहेवियर को करता रहेगा तो कोई भी कम्युनिटी के लोग उसके पास नहीं जाएंगे और कभी भी वो क्या कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं बन पाएगा, या कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करेगा। सेल्फ इंजरियस की वो खुद को मारने वाले बिहेवियर को जब तक नहीं दूर करेगा तब तक क्या है, कहीं ना कहीं एक डर की फीलिंग बनी रहेगी कि बच्चे को ज्यादा चोट ना लग जाए, तो सेकंड प्रायोरिटी बेसिस पे मैं उसको ले लूंगी। थर्ड की बच्चा खाता नहीं है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, जब तक बच्चा खुद से खाना नहीं सीखेगा तो वो डिपेंडेंट रहेगा दूसरे के ऊपर। तो इसी तरह से मुझे जो लग रहा है कि मुझे जो साल के लिए मैंने गोल लिए थे, मुझे प्रायोरिटी प्राथमिकता मुझे जिन बिहेवियर्स को दी जानी चाहिए उनको मैं लघुकालीन लक्ष्य में लेती हूँ। अब ये सब तो हमारे किसमें आए, जो
पार्ट ए में था। अब हम बात करेंगे पार्ट बी में। इसका सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है पार्ट बी, भाग ब हम बोल सकते हैं। अब भाग ब में हम क्या करते हैं कि मैंने क्या किया, गोल तो मेरे वहां तक आ गया। अब इसके बाद में टास्क में ले लिया, कार्य, यानी कि मैंने गोल्स को सेलेक्ट किया। अब मेरा कार्य क्या रह गया कि मैंने जो 3 बिहेवियर शॉर्ट टर्म में मैंने पहले सिखाने के लिए लिए थे, उसमें से मैं बच्चे के लिए क्या कर, स्पिटिंग वाला बिहेवियर ले रही हूँ। स्पिटिंग नहीं लिया मैंने, बच्चे को खाना खाना या ब्रशिंग करना सपोज मैंने ले लिया कि मैंने बच्चे को ब्रश करना ले लिया, तो वो क्या आ गया, मेरा कार्य आ गया, सॉरी ब्रश करना, ब्रश करना ना। तो मेरा जो मेरे टारगेट बिहेवियर फर्स्ट वन कौन सा आ गया कि मैंने बच्चे को ब्रश करना ले लिया। अब मैंने कार्य तो ले लिया, उसके बाद में मैं क्या करूंगी, करंट लेवल को जानूंगी। एक तो हमने बच्चे का असेसमेंट किया था कि बच्चे को ओवरऑल जानने के लिए कि बच्चे में कितना उसका हम कह सकते हैं कि लेवल है। अब जो करंट लेवल वर्तमान स्थिति है ये किससे संबंधित रहती है, हमारे जो हमारा टारगेट बिहेवियर जो मैंने कार्य को सिखाने के लिए ले लिया, ब्रश करना उसको सिखाना है मुझे, तो उसके संबंधित मैं वर्तमान स्तर को जानूंगी। वर्तमान स्तर, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या रहेगा, वर्तमान स्तर। करंट लेवल में हम लोग कहते हैं कि बच्चा ब्रश करने संबंधी कौन कौन से कौशलों को जानता है। बहुत बड़ी एग्जामिनर पूछता भी है स्टूडेंट से, या स्पेशल एजुकेटर को भी ये क्लियर होना जरूरी है कि वर्तमान स्तर हम टास्क से संबंधित कौन सा हो सकता है। जैसे ब्रश करने के लिए बच्चे का क्या, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आंखों का और हाथों का समन्वय हम लोग कहते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कि हाथों और आंखों का समन्वय सही होना चाहिए। एंड इसी के साथ में बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला होना चाहिए। एबल टू, हम कह सकते हैं एबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। अगर बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता है देन उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को वो टास्क को नहीं सिखा सकते हैं। उसकी ग्रिपिंग, फाइन मोटर स्किल भी कैसा होना चाहिए उसका, फाइन मोटर स्किल शुड बी गुड। बच्चे का फाइन मोटर स्किल भी, ये मैंने सब किससे संबंधित लिए, ब्रश करना, मुझे बच्चे का ब्रश करना उसको सिखाना है, तो मैं उसका वर्तमान स्तर जानूंगी कि बच्चे का क्या है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे का जब आंखों और हाथों का उसका समन्वय सही नहीं होगा, वो बच्चा उसको कहीं ना कहीं क्या है, अगर बच्चा जैसे वो देख इधर कर रहा है और उसको ब्रश कहीं के करना है, टीथ को करना है, तो वो अप्रोप्रिएट में वे में उसको नहीं कर पाएगा। और इफ अ पर्सन या इफ अ चाइल्ड इज अनेबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, उस केस में भी बच्चा क्या करेगा, उस टास्क को नहीं सीख पाएगा। फाइन मोटर स्किल बहुत जरूरी है। बच्चे की ग्रिपिंग पावर स्किल जो बहुत है, ग्रिपिंग हम बोलते हैं कि बच्चा एटलीस्ट उस ब्रश को होल्ड करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी, जैसे बच्चे को थिंग पकड़ा रहे हैं, बच्चा उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, मैंने बच्चे के हाथ में ब्रश दिया, अब बच्चा अगर ब्रश को होल्ड ही नहीं कर पाएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं उसको ब्रशिंग करना सिखा। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडेप्टेशन करनी पड़ेगी, या मैं बच्चे के, हम कह सकते हैं कि ब्रश को अनुकूलित करेंगे बच्चे के अकॉर्डिंग, या मैं बच्चे की जो ग्रिपिंग पावर है उसको बढ़ाने से संबंधित पहले क्या करूंगी, कौशलों को सिलेक्ट करूंगी। तो दिस आर द, हम कह सकते हैं कि मेनली पॉइंट्स जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। हर बच्चे के हर टास्क के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे का जो करंट लेवल है, वर्तमान स्थिति है, वो अलग अलग रहती है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो ब्रशिंग के लिए लिया वही बच्चे का राइटिंग के लिए भी यूज में होगा, या बच्चे के बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए भी वही चीजें फॉलो करनी होगी, नहीं। हर बच्चे का टास्क के अकॉर्डिंग जो वर्तमान स्थिति है वो बच्चे की अलग अलग रहती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। थर्ड हमारा पार्ट बी में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हम बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जब हम लोग चिल्ड्रन पे
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या हम आईडीडी बच्चों की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य क्या रहता है कि हमने जो भी टारगेट बिहेवियर को लिया है हम लोग क्या करते हैं कहीं ना कहीं उसकी अवधि को तय कर लेते हैं कि हम इतने ड्यूरेशन में बच्चे को कितना जो हमने कहीं ना कहीं क्राइटेरिया रखा है कि इतनी % एक्यूरेसी के साथ में बच्चा उसको सीख जाएगा। अब उसमें क्या मैंने जो ड्यूरेशन है वो भी मेरी एक्सपेक्टेड रहती है कि मैंने पहले से ही तय कर ली है और मैं एक्यूरेसी का रेट भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि बच्चा एटलीस्ट उतना एक्यूरेसी के साथ में परिशुद्धता के साथ में एटलीस्ट सीख जाए। जैसे सपोज मैंने बच्चे को ब्रश करना लिया है तो मैंने ब्रश करने के लिए मैं ले सकती हूँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि मैं बच्चे को 3 महीने के प्रशिक्षण के उपरांत बच्चा 80% एक्यूरेसी या परिशुद्धता के साथ में कार्य को या ब्रश को करना सीख जाएगा, तो मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आता है। अब इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस कार्य विश्लेषण। हम स्ट्रेटेजी का कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। तो टास्क एनालिसिस हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चे के लिए जो भी मैंने कार्य को लिया है, मैंने जैसे ब्रशिंग करना सिखाने लिया है, तो टास्क एनालिसिस हमारा क्या है टू डिवाइड अ टास्क इनटू सिंपल, या हम लोग यूं भी कर सकते हैं टू ब्रेक डाउन अ टास्क इनटू सिंपल एंड इजीएस्ट वे। मतलब कि हम क्या करेंगे सरल तरीके से और आसान तरीके से हम क्या करेंगे उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। मतलब कार्य को छोटे छोटे भागों में इजीएस्ट वे में आसान तरीके से बांटने को हम क्या बोलते हैं टास्क एनालिसिस बोलते हैं। अब बच्चे के लिए मैंने कार्य विश्लेषण करना है, मैं जो भी टास्क बच्चे को सिखाना है तो उसको जब मैं छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगी जैसे मैं खुद स्टेप्स को फॉलो करती हूँ उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बच्चे के लिए भी क्या करूंगी कार्य का विश्लेषण करूंगी। लेकिन अब जैसे मैंने बोला कि खुद जैसे मैं जिस प्रकार से हम लोग टास्क को करते हैं वैसे ही हमने ब्रेक डाउन करना है, लेकिन हम बच्चे के जो सीवियरिटी लेवल है उसको भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि बच्चे का अगर सीवियरिटी लेवल बहुत ज्यादा, गंभीरता का लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो पॉइंट्स होते हैं जो स्टेप्स है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। यदि हमें लग रहा है कि बच्चा इंस्ट्रक्शंस को इजीली फॉलो कर लेता है तो वहाँ जो पॉइंट्स स्टेप्स हैं वो कम बनते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि सीवियरिटी लेवल बहुत ज्यादा है तो मैं बच्चे को हर चीज की सबसे पहले बच्चा वॉश बेसिन के पास जाएगा, बच्चा ब्रश को लेफ्ट हैंड से उठाएगा, राइट हैंड से बच्चा पेस्ट को उठाएगा, बच्चा पेस्ट का जो कैप है उसको खोलेगा और बच्चा अप्लाई करेगा पेस्ट को ब्रश के ऊपर। फिर बच्चा सामने के फ्रंट के टीथ के पास में ब्रश को लेके आएगा, फ्रंट के टीथ को साफ करेगा और साइड के हम बोल देंगे कि जॉ को साफ करेगा। इस तरह से अपर और लोअर जॉ को साफ करते हुए बच्चा उसको हर चीज को वो क्या करेगा सिंपल या इजीएस्ट वे में उसको डिवाइड करते चलेगा। अब ये कितने सारे स्टेप्स बन गए, हो सकता है कि मोर देन 21 भी जा रहे हैं या 20+ जा रहे हैं, लेकिन अब किसी बच्चे का यदि हम लग रहा है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेता है तो हम सिंपल सा बच्चे को बोल सकते हैं कि बच्चा बेसिन के पास जाएगा, बच्चा पेस्ट को उठाएगा, ब्रश को उठाएगा, पेस्ट को उठा करके ब्रश के ऊपर अप्लाई करेगा, सामने के दांत को साफ करेगा, साइड के जॉ को साफ करेगा और जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग क्या करेंगे मतलब बहुत कंक्लूडेड सा करेंगे, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जब हमें लग रहा है कि बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला है। तो टास्क एनालिसिस हमने क्या किया, हर टास्क जब भी हम आईईपी का निर्माण कर लिया, हमने बच्चे के लिए गोल्स को अप्रोप्रिएट वे में सिलेक्ट कर लिया, देन हम बच्चे को उसको सिखाएंगे भी। एक आई थिंक इसमें मिसिंग रह गया कि टीएलएम का भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। कई बार ऐसे हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे आ सकते हैं, तो ये सारे ही मैं वैसे कवर कर रही हूँ कि टीएलएम सहायक हम लोग बोलते हैं कि शिक्षण सामग्री है उसका भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद हमने कार्य विश्लेषण भी कर लिया और इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। कार्य विश्लेषण के बाद में प्रोसीजर की प्रक्रिया।
प्रोसीजर का हम बोलते हैं कि टीचर ने बच्चे को कैसे सिखाया और बच्चे ने कैसे उसको सीखा, वो हम क्या करेंगे एज ए पैरा बच्चे को उसको पूरा हम लोग लिखते हैं और वो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बच्चा उस कार्य को सीखता है। और प्रोसीजर के बाद में हमारा नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मूल्यांकन। अब हमने क्या किया था, जो भी हमने गोल्स लिए थे वो कहाँ से लिए थे, हमने जो भी असेसमेंट टूल्स है वो असेस करने के साथ ही साथ क्या करते हैं हम लोग, असेस तो हमने किया कि मैंने बेसिक एमआर टूल या एफएससीपी टूल या एमडीपीएस टूल, किसी एक टूल को मैंने बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने बच्चे का आकलन कर लिया कि बच्चा ये एक्टिविटीज को कर सकता है और ये नहीं कर सकता है। जो हम लोगों ने उसको सिखाने के लिए एक्टिविटीज ली थी एमडीपीएस टूल से, तो अब उसी टूल को मैं क्या करूंगी, अगेन असेसमेंट तो कर लिए, इवैल्यूएशन के लिए अगेन मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी। मैं देखूंगी जो टारगेट बिहेवियर मैंने बच्चे को उस असेसमेंट टूल से प्रायोरिटी बेसिस पे लिया था, क्या उसको वो सीख पाया है कि नहीं सीख पाया है। यदि उसने सीखा है तो कितना प्रतिशत सीखा है, क्योंकि जब भी हम लोग आईडीडी बच्चों के साथ या हम दिव्यांग बच्चों के साथ में, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन लेवल रहता है कि हम लोग एटलीस्ट 80% बच्चे को टारगेट बिहेवियर को अचीव करें। और मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया भी था कि NIMH के अकॉर्डिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई भी किया हुआ है क्लासेस को कि प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है। प्रमोशन हम लोग बोलते हैं कि लाइक प्रमोट करने के लिए हम लोग हम लोग को एटलीस्ट कितना बच्चे का प्रतिशत हम लोग कहते हैं कि उसको एटलीस्ट एक्यूरेसी के साथ में वो उस टास्क को सीख लेना चाहिए, तो वो है 80%। 100% हम बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, कि जब हम लोग सामान्य व्यक्ति या बच्चों को पढ़ाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, तो 80% के साथ में यदि जैसे मैंने ब्रश करना बच्चे को सिखाया है तो मैं उसका परसेंटेज भी निकालूंगी पूरा टास्क एनालिसिस के कि बच्चे ने कितना प्रतिशत उसको सीख पाया था। और यदि बच्चा 80% उसने सीख लिया है देन तो मैं क्या करूंगी, मैंने जैसे 3 मंथ्स का टारगेट लिया था कि 3 महीने में बच्चे ने 80% सीख लिया, तो मैं बच्चे के लिए कोई दूसरे गोल को सिलेक्ट करूंगी। यदि बच्चा 80% से कम सीख रहा है देन मैं रिपीट उसको अगेन उसी गोल को सेलेक्ट करके उसको सिखाऊंगी। तो ये सारे पॉइंट्स रहते हैं जब भी हम लोग बच्चे के लिए आईईपी को तैयार करते हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी रहता है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज।